ये अफसाने का उन्वान है लाल मिर्च। यार डॉक्टरों के इंजेक्शन को छोड़ो, जिस घर के कुत्ते ने काटा है इस घर की लाल मिर्ची अपने जख्म पे लगा लो। एक दोस्त ने कहा, जिस घर के कुत्ते ने काटा है, अगर इस घर की कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध दे, लड़कियां भी तो लाल मिर्च होती हैं। दूसरे दोस्त ने कहा। कॉलेज के तमाम लड़के हंस पड़े। वो जैसे कुत्ते ने काटा था हंसकर कहने लगा, यार नुस्खा तो अच्छा है मगर ये तुम्हारा आजमूदा है ना। गोपाल ने उम्र की 18वीं सीढ़ी पर पांव रखा हुआ था और गोपाल को महसूस हुआ कि इस सीढ़ी पर जवानी के एहसास का एक कुत्ता दुबक कर बैठा हुआ था और आज उसने अचानक पागलों की तरह उठकर इसकी टांग में से गोश्त नोच लिया था और जोर से गोपाल का दिल अपने जख्म पर लगाने के लिए एक लाल मिर्च जैसी लड़की तलाश करने में लग गया था। लड़कियां तो गोपाल के कॉलेज में भी थी, पड़ोस के घरों में भी थी, इस शहर की गलियों में भी थी और दूसरे तमाम शहरों में भी। मगर जिस लड़की को मैं तलाश कर रहा हूं वो कौन है, गोपाल अक्सर सोचा करता था। और फिर गोपाल लड़कियों के को ऐसे देखता जैसे थाली में दाल को चुना जाता है। छोटे कद की मोटी, चीटी चपटी नाक वाली लंबी गोल मटोल, और जब ऐसी लड़कियों को वो दाल में से कंकरों की तरह चुन लेता तो उसे तमाम पुरानी तशबीहें याद आ जाती। लचकती हुई टहनी जैसी लड़की, चंदन जैसी लड़की, देवदात के पेड़ जैसी लड़की, चांद की फांक जैसी लड़की। और फिर गोपाल सोचता, कोई भी नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं, मुझे तो सिर्फ लाल मिर्च लड़की चाहिए। वैसे तो कॉलेज के तमाम लड़कों में किताबों और कोर्स की बजाय लड़कियों की बातें लंबी हो गई थी, मगर गोपाल की हर बात को जैसे लड़की लफ्ज के दरवाजे में से गुजरना पड़ता था। कभी रेडियो पर नूर जहां की आवाज आती, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, हो तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, हो मुंडिया से कोटिया। तो गोपाल अपने लाल होंठों पर एक मोटे काले तिल को उंगली से टटोलने लगता और फिर जैसे नूर जहां से मुखातिब होकर कहता, जालिम, हर बार कहती है सियालकोट के लड़के, सियालकोट के लड़के, कभी इसकी जगह लायलपुर कहा होता तो। नूर जहां ने तो गोपाल की बात कभी नहीं सुनी, मगर कॉलेज के लड़कों ने जरूर गाना शुरू कर दिया, ओ मुंडे लायलपुरिया। भुने हुए चने बेचने वाला कहता, अंबाई का बाबू मेरा चना ले गया। तो गोपाल हंसता, चना ले गया तो ऐसा कहता है जैसे किसी लड़की को भगा कर ले गया हो। एनको वाली लड़कियां गोपाल को लड़कियां नहीं लगती थी। जब भी आंखों को देखना तो पहले शीशे की दीवार पार करना होती है, गोपाल कहता, और उन लड़कियों को लड़कियों की फहरिस्त में से ही निकाल देता कि भाई जब भी लड़कियों को देखना पड़ता है ऐनक पहने तो इनको तो पहले इस दीवार में से गुजर के जाना पड़ता है। किसी लड़की ने ऊंची साड़ी बांधी हुई होती, पांव में मोजे पहने हुए होते, हाथ में छतरी पकड़ी हुई होती, तो गोपाल हंसकर मुंह फेर लेता, ये लड़की थोड़ी है, ये तो मास्टरनी है, मास्टरनी। जो तालिब इल्म हिसाब में कमजोर हो वो मास्टरनी से शादी कर ले भाई। कोई लड़की गहरे रंगों के कपड़े पहने हुए होती या बाहों में चूड़ियां ही बहुत ज्यादा होती तो गोपाल कहता, ये तो रंगों का इश्तिहार है, लड़की दिखाई नहीं देती, बस पूरी की पूरी चूड़ियों की दुकान है। किसी की बारात जा रही होती तो उसे देखकर गोपाल उदास हो जाता, बेचारे का दिवालिया निकल गया। गोपाल कहता, जब आदमी आशिक बनने से पहले शौहर बन जाता है तो समझो अब बेचारे के पास सब्र की पूंजी बिल्कुल खत्म हो गई और उसने घबरा कर दिवालिया होने की दरखास्त दे दी है। शायद वो अपनी महबूबा से ही शादी करने जा रहा हो। गोपाल का दोस्त कहता, नहीं यार, जुल्फ को सर करने में उम्र लगती है। और गोपाल साल हर साल इस जुल्फ की बातें करता रहा, जिसको सर करने में इसे उम्र गुजारनी थी, और गोपाल तशबीहों में खो गया। काली रात जैसे बाल, मगर इसे किसी रात ने नींद नहीं दी। घने जंगल जैसे बाल, मगर वो किसी जंगल में ना खो सका। समंदरों की लहरों जैसे बाल, मगर वो किसी लहर में गोता ना लगा सका।
और गोपाल को उम्र के जो साल एक जुल्फ को सर करने में लगाने थे, वो जुल्फ को तलाश करने में ही खोते रहे। और फिर गोपाल अपने सालों के खो जाने से घबरा गया। गोपाल अपने दोस्तों के मजाक को अपने हाथ पर शादी के लाल डोरे की तरह बांधे जा रहा था और हंसता हुआ कहता जाता था, मास्टरनी है मास्टरनी, ऐनक भी लगाती है तुम्हारी भाभी। माँ ने जब रिश्ता तय किया था तो गोपाल से कहा था कि अगर वो चाहे तो किसी बहाने वो लड़की को दिखा दे, मगर गोपाल ने खुद ही इनकार कर दिया था। जब दिवालिया ही होने की अर्जी देनी है तो क्या किया जाए। डोली दरवाजे पर आ गई। खूबसूरत है बहू, घर का सिंगार है, इसे मुंह दिखाई के लिए रुपए देते वक्त गोपाल की ताई कह रही थी। और गोपाल सोच रहा था, जब लोग दरवाजे के सामने कोई भैंस लाकर बांधते हैं तब भी तो यही बात कहते हैं, भैंस तो घर का सिंगार होती है। और जब लोग डोली लेकर आते हैं तब भी यही बात कहते हैं, बहू तो घर का सिंगार होती है। और फिर भैंस और बहू में जो फर्क हुआ वो कहां गया। और फिर गोपाल खुद ही हंस देता। ये भी वही फर्क है जो एक आशिक और एक दूल्हा में होता है। गोपाल की बीवी ना इतनी खूबसूरत थी और ना ही इतनी बदसूरत, आमतौर से जैसे लड़कियां हुआ करती हैं, देखने में बस ठीक ठाक ही लगती थी। और गोपाल को ना कोई चाव था और ना कोई शिकायत। वो किस्म किस्म की पोशाक पहनती, मगर गोपाल उसे कभी रंगों का इश्तिहार ना कहता था। और वो सुहाग की चूड़ियां और दहेज के कड़े सब कुछ एक साथ ही पहन लेती। गोपाल उसे कभी जेवरात की दुकान का ताना ना देता था। कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। गोपाल ने बाहर बरामदे में बैठकर कागज कलम और एक किताब अपने सामने इस तरह रखी हुई थी जिससे देखने वाले को लगे गोया इसे सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। मगर गोपाल किताब का कभी कोई वर्क उलटता, कभी कोई और फिर जो सफा सामने आ जाता इसको ही कागज पर नकल करने लगता। दरवाजे के पास वो जमकर बैठा हुआ था और इसके कान अंदर की आवाज सुनने के लिए खड़े थे। और गोपाल इंतजार कर रहा था। अभी अभी दाई कहेगी, लाख लाख मुबारकबादियां गोपाल की माँ, ये लो बेटा। एक मर्तबा दाई बाहर आई भी थी, कहने लगी, बेटा गोपाल जरा जाकर थोड़ा सा शहद तो ला दे, देख कर लाना शहद नया हो। गोपाल वहां से जाना नहीं चाहता था। क्या पता इसके पीछे जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी कुछ हो जाए, मैं इसकी पहली आवाज सुनूंगा। ये सोचकर इसने दाई को डांटा, शहद की याद तुम्हें अब आई है, ये तमाम काम पड़ा हुआ है मेरे सामने, कल मुझे ये सब कुछ दफ्तर में देना है। तो मर्दों को तो अपने काम की ही पड़ी रहती है, आखिर बूढ़ी उम्र है, कई बातें भूल जाती हूँ भाई। दाई ये कह रही थी कि गोपाल की माँ ने मुश्किल हल कर दी। हमारे यहाँ किसी ने शहद वहद नहीं दिया भाई, हम तो उंगली पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर मुंह में डाल देते हैं। अच्छा भाई गुड़ ही सही। और दाई अंदर चली गई। गोपाल के कान फिर दरवाजे की तरफ लगे हुए थे और अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई, सांस जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिया हो। वो ना नीचे आ रहा था और ना ऊपर जा रहा था और अभी तक आवाज नहीं आई थी। इसे बच्चे की आवाज की निस्बत दाई की आवाज का ज्यादा इंतजार था। और फिर दाई की आवाज आई, लड़की। गोपाल की कुर्सी कांप गई। इसकी मां शायद पानी या तौलिया लेने बाहर आई हुई थी। गोपाल के हाथ कांपे। मां, लड़की? नहीं बेटा नहीं, तू भी पागल है। दाइयां कहती हैं अगर ये कहते हैं कि बेटा हुआ है तो ज्यादा खुशी की वजह से बहू की जान को खतरा है। और जल्दी जल्दी अंदर चली गई। गोपाल की कुर्सी अब पहले की तरह इतनी नहीं कांप रही थी, मगर फिर भी गोपाल ने इसे दीवार के सहारे लगा दिया था। बेटी जो भी हो, किस्मत वाला हो भाई, बेटी है या बेटा है। दाई की आवाज आई, बेटी तो लक्ष्मी होती है, इस मर्तबा बेटी तो दूसरे साल बेटा। हाँ, दाई मां से कह रही थी, ये लड़की है या रेशम का धागा है। मां कह रही थी या दाई कह रही थी। इस मर्तबा गोपाल ने आवाज न पहचानी। इसकी कुर्सी कांपी और कुर्सी की वजह से सारी दीवार हिल गई। इसे महसूस हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है।
लाला गोपाल दास और इसकी बीवी अपने घुटनों को दबाती हुई कह रही थी कि ये अब इतनी बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना, कहाँ छुपाओगे इसको आंचल की आग को? ऐसा रूप जमाना बुरा है भाई, इसका रिश्ता ढूंढियो। और फिर जैसे इसके दरवाजे पर बारात आ गई, इसके दामाद ने इसके पांव छुए। वो लाल कपड़ों में लिपटी हुई थी। वो डोली के पास जाकर इसे दिलासा देने लगा। इसकी बेटी बिल्कुल लाल मिर्च, लाल मिर्च, लड़की, लाल मिर्च। और गोपाल को महसूस हुआ, आज आज किसी ने मिर्चें इसकी आंखों में झोंक दी हों। दैट्स इट।